आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्लास 10th मैथ्स प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं। बोर्ड ने बच्चों के लिए एक सैंपल पेपर जारी किया है, उसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप धनात्मक कहाँ शुरू होती हैं? +1 +2 +3 अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, तो मान लेता हूँ जब हमको कोई चीज़ मालूम नहीं होती है तो हम उसको मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। जैसे क्रम से आने वाले हैं ना, जैसे 3 के बाद 4 या 9 के बाद 10, 12 के बाद 13, कोई भी दो आप ले लेंगे क्रम से आने वाले। तो एक यदि x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, प्रश्नानुसार क्या है डियर स्टूडेंट? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करिए x² प्लस इसका वर्ग करिए x+1 का स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग सम ऑफ दीज स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, 365। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस, भाई x का वर्ग क्या हुआ? x² और x+1 का वर्ग क्या हुआ? x+1 का स्क्वायर, दोनों का प्लस कर दिया। तो वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उनका योग 365 है। तो एक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। अब ये x² प्लस इसका होल स्क्वायर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, प्लस 2 इंटू एक्स, 2ab तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 365। x² प्लस x² हो गया 2x² प्लस 2x। इस 365 को भी यहाँ ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो +1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x² प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1, तो नेगेटिव में आ जाएगा। 364 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, 2 से पूरी समीकरण में भाग कर लीजिए। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो ये x² हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 हो गया। अब ये ट्राइनोमियल टाइप का बन गया, त्रिपदी से इसका सॉल्यूशन होगा। इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा? -182x²। और इस x के दो पार्ट ऐसे करिए, दो खंड ऐसे करिए कि जोड़ या घटा के तो +x हो जाए और गुणा करके ये हो जाए। तो मुझे इसके गुणनखंड ज्ञात करने चाहिए 182 के। क्या होंगे? 2 से भाग करूँगा, 2 9 18, 2 1 2, तो 7 से 13 7 91, 13 1 13, तो 182 हो गया डियर स्टूडेंट। 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट, आप देखो 14 इंटू 13 182 होता है, और इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 14x माइनस 13x होगा तो ये तो हो गया 1, और 14x और माइनस 13x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखो मेरे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन x तो x प्लस 14। यहाँ देखो 182 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 कितना 182, ठीक है। तो माइनस 13 कॉमन लूँगा तो x, देखो x ये क्या है 13 इंटू 14, तो 13 कॉमन आ गया माइनस 13, तो प्लस 14 बच गया यहाँ पर। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो दो बातें आती हैं, या तो ये 0 है तब भी दोनों का गुणा 0 हो जाएगा, यदि ये 0 है तब भी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हैं तब भी हो जाएगा। तो यदि इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ ये 14 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। अब x क्या माना हुआ है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक तो है नहीं, ठीक है। x का मान धनात्मक नहीं है, इसलिए यह अग्राह्य है। अग्राह्य मतलब इसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इससे तो x की वैल्यू नहीं निकली। अब इसको देखो, इफ यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13, x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 13, तो एक पूर्णांक तो क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक पूर्णांक हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। आप देखो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x की मुझे वैल्यू मिल गई, ये पॉजिटिव भी है, तो एक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया डियर स्टूडेंट 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो 14 हो गया, तो 14 हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की क्यारी है कोई, उसमें पंक्तियाँ बनी हैं, पंक्तियों में गुलाब के पौधे लगा रखे हैं। पहली पंक्ति में 23 हैं गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21, अब घट रहे हैं। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरे में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। पहले में 23 थे, दूसरे में 21 हुए, तीसरी पंक्ति में 19 हो गए, घट रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। दो पौधे कम होते जा रहे हैं। उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। उस क्यारी में
उस क्यारी के जो लास्ट पंक्ति है उसमें 5 पौधे हैं, इसी रूप में घट रहे हैं। 23, फिर 21, फिर 19, फिर 17 हो गया होगा, फिर 15 हो गया होगा, ऐसे करते करते लास्ट क्यारी में, लास्ट पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ, ये आपको जानना है। अब कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन है ये आप जान रहे होंगे। तो माना ये खेत है कोई, और डियर स्टूडेंट इस पर क्यारियाँ हैं, 1 क्यारी, 2, 3, 4 करके, और लास्ट जो क्यारी है, ये लास्ट की जो क्यारी है, पहले वाले में 23 पौधे हैं, इसमें 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे में कितने हैं, 21 हैं, तीसरी में 19 हैं, और लास्ट वाले में कितने हैं, 5। ठीक है, तो इसकी मैं एक श्रेणी बना लेता हूँ। ठीक है, क्यारी में विभिन्न पंक्तियों में गुलाब के पौधे, अलग अलग जो पंक्तियां हैं उसमें जो गुलाब के पौधे हो गए डियर स्टूडेंट, पहली पंक्ति में है 23, दूसरी में है 21, तीसरी में है 19, और ऐसे चलते चलते अंतिम पंक्ति में 5 हैं। तो हमको ये बताना है कि कौन सी पंक्ति है ये, कौन सी पंक्ति है। ठीक है, अवश्य तो आप गिनकर बता देंगे, 23, फिर 21, फिर 19, फिर 17, 15, 13, 11, 9, 7 और 5। पर ऐसा नहीं करना है, छोटे बच्चों का सवाल हो गया। आपने तो आपने जो मैथ्स पढ़ी है उसके हिसाब से आंसर देना है। तो ये किस प्रकार की श्रेणी है, किस प्रकार का प्रोग्रेशन है ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 2 कम हो रहे हैं, इसमें 2 माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे ये आएगा, ऐसे घटता जा रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि माना nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। nवीं पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5 है। पहले, दूसरी, तीसरी, और जो अंतिम पंक्ति मैंने कहा वो nवीं है, मुझे नहीं मालूम कौन सी वाली है, तो मैंने क्या मान लिया, nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। अब आप देखो यह एक एपी है, एपी है कि नहीं है, बोलिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे -2 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे -2 आएगा, ऐसे ही घटते जा रहे हैं ना ये। तो एपी बन गया, इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म a = 23, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, एपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d = कैसे निकालते हैं, दूसरे में पहले को माइनस करेंगे तो 21 - 23, तो ये कितना हो गया, -2। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म भी निकल गया, आपको सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। तो अब nवीं पंक्ति में पौधे निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि AP का nवां पद होता है बच्चों Tn = a + n - 1 × d। और Tn मतलब nवीं पंक्ति, यहाँ पर हम n क्या है, nवीं पंक्ति है, जो हमने ये माना हुआ है कि nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो Tn मालूम नहीं कि n की वैल्यू क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ Tn = अब nवीं पंक्ति, n का मान तो मालूम नहीं है, पर nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। ठीक है, nवीं पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। ठीक है,
और ये भी मान लेता हूँ माना AP का या AP का nवां पद, या मैं ऐसा कह सकता हूँ, या मैंने माना हुआ है माना nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं तो nवां पद निकालने का सूत्र ये है, और nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं तो Tn की जगह 5 हो गया। A की वैल्यू कितनी होगी 23 हो गई, 23 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है, n-1 इंटू डी आपके पास क्या है -2, डी कितना है -2। देखिए ठीक से लिखता हूँ इसको, आप देखिए Tn ये तो 5वां है, nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं तो 5 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 23 प्लस n-1, n की वैल्यू मालूम नहीं है, और डी जो डी है वो -2 आया है। अब सॉल्व कर देना है डियर स्टूडेंट। तो 5 इज इक्वल टू 23। अब आप देखो -2 की गुणा प्लस n में होगी तो ये हो गया -2n, और -2 की गुणा -1 में तो प्लस हो गया तो +2, ठीक है ना। अब इस -2n को यहाँ लाते हैं और 5 को वहाँ ले जाते हैं तो 2n इज इक्वल टू 23 और +2 कितना होगा 25, और +5 वहाँ जाएगा तो -5, तो 2n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा इसके, ये हो गया 10, तो n इज इक्वल टू 10, अर्थात उस क्यारी के 10वीं पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी के किस पंक्ति में 10वीं पंक्ति में 5 पौधे हैं, उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं। मैंने माना था nवीं पंक्ति में 5 पौधे हैं और n का मान 10 हो गया। तो यहाँ उत्तर आपको जरूर लिखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर भी खुश हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट तरीके से काम करता है। तो कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 10, ठीक है। पहली पंक्ति में कितने थे 23, फिर हुए 21, फिर हुए 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7 और फिर 5, दो घटा रहा हूँ तो कितना हो यहाँ तक 4, 4, 8 और 10। वैसे भी परंतु हमको तो तरीके से करना है कि कौन सी मैथमेटिक्स इसमें लगेगी, जो आपका सिलेबस है कौन सा सूत्र का यूज़ करना चाहिए। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना था कि कहाँ से प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है वहाँ का एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। सांख्यिकी का प्रश्न है ये। बच्चों को जो जेब खर्चा मिलता है घर से वो ये है। बंटन मतलब वितरण, कैसा कैसा बांटा है या किस किस रूप में जेब खर्चा मिलता है वो इसका वर्णन यहाँ है। यदि मध्य जेब खर्च, इसका माध्य दिया हुआ है आपको, माध्य भी ना आपके पास, इसका माध्य दिया हुआ है। यदि मध्य जेब खर्च, ये माध्य है, मीन 18 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये लुप्त बारंबारता है, f का मान मालूम नहीं है। जैसे 11 रुपये से 13 रुपये तक जेब खर्च 6 बच्चों को मिलता है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, बारंबारता हो गई, इसी को बारंबारता कहते हैं। मैंने FI से दिखा दिया, ठीक है। ये दैनिक जेब खर्च है 11 से 13 रुपया, वर्ग अंतराल के रूप में है। 13 से 15 रुपये 7 बच्चों को मिलता है, 15 से 70 रुपये 9 बच्चों को मिलता है, 17 से 19 रुपीज़ 13 बच्चों को मिलता है, 19 रुपये से 21 रुपये तक F बच्चों को मिलता है। अब F का मान, F हमें ज्ञात करना है, मालूम नहीं कितने बच्चे हैं, यही F चाहिए। 21 से 23 रुपये 5 बच्चों को मिलता है, 23 से 25 रुपये 4 बच्चों को मिलता है। प्रतिदिन इतना खर्चा मिल रहा है बच्चों को, ठीक हो गया। अब देखो मध्य बिंदु, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आप कैसे निकालते हैं।
ये भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके पास। तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ दो। 11 और 13 कितना हुआ 24, और उसका आधा कर दो तो 12। किसी वर्ग अंतराल की मध्य सीमा ऐसी निकाली जाती है। इन दोनों का प्लस करेंगे 15 और 13 का, 13 + 15 28, आधा करेंगे 14। तो इनमें बच्चों 2 का गैप आता जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 18। इन दोनों को प्लस करूँगा तो 2 से भाग करूँगा तो ये हो गया 20। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करूँगा तो ये हो गया 22। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करूँगा तो ये हो गया 24। ठीक हो गया, ये आ गया डियर स्टूडेंट। अब देखो FI XI, ये तो XI बनता है, इन मध्य बिंदु जब निकाला जाता है तो XI बनता है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। कितने बच्चों को मिला, 6 बच्चों को 11 से 13 रुपये मिले, तो ये बारंबारता होगी फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को गुणा करो, 12 × 6 कितना हो गया 72, 14 × 7 98, ठीक है, 14 × 7 98, 16 × 9 144, 18 × 13 करो, 18 × 18 54 का 4 5 234। F और 20 का गुणा करो 20F, 22 और 5 का गुणा करो 110, और 4 और 24 का गुणा करो 96। ठीक है, जरा फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो, बारंबारताओं को जोड़ो, 6 7 13, 13 9 22 और 3 25 और 5 30 और 34 का 4, 3 3 और 1 4, 44। तो इन सब का प्लस हो गया, और F भी तो प्लस करना है तो प्लस F। ठीक है, 44 + F हो गया। अब इनका भी प्लस करिए, 8 × 2 10, 14 18 24, 2 11 12 15 19 28 35 3 4, ठीक है, 4 6 7 754 + 20F, ये अलग से प्लस हो जाएगा प्लस 20F, तो 754 + 20F हो गया। ठीक हो गया, FI XI का सम हो गया और इसका भी, इसका सम हो गया फ्रीक्वेंसी इसका। तो मेरे पास समीशन FI XI, समेशन मतलब योग, इनका प्लस करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 754 + 20F, और समीशन FI कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज का सम, समीशन FI = ये कितना आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है मेरे पास 44 + F। ठीक है, अब मैं निकालता हूं इसका माध्य या मध्य जेब खर्च, जो भी है मध्य जेब खर्च, या आप लिखते हैं इसको माध्य, मध्य का मतलब यहाँ पर माध्य से ही है, बराबर माध्य। इस आंकड़े का माध्य निकालिए, इस आंकड़े का माध्य निकालिए। तो कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला आप लगाते हैं, समीशन FI XI बट्टे समीशन FI। समीशन मतलब जोड़, फ्रीक्वेंसीज का जोड़, बारंबारताओं का योग। अब क्या है, हमारे पास माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18, तो 18 = समीशन FI XI मेरे पास ये है 754 + 20F, और फ्रीक्वेंसीज का सम समीशन FI है बच्चों 44 + F। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व आगे करूंगा तब 44 + F की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी। तो 44 + F × 18 = इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 754 + 20F।
ठीक है। अब हमको टेबल की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। यहाँ एफ है ना, एफ की वैल्यू निकाली, यहाँ एफ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेता हूँ। आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए इसका मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ इंटू 18 इज इक्वल टू 754 प्लस 20f, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 और 44 का, 44 इंटू 18, 18 चौके 72 का 2, 7, 72 और 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 754 प्लस 20f। अब जो सजाती हैं एक तरह के उनको एक साथ करो, इसको तो ले जाओ यहाँ, तो यहाँ प्लस 18f यहाँ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, और ये प्लस 754 ये आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 792 माइनस 754 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। तो 20f में से 18f जाएगा तो कितना होगा 2f, तो 2f इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8, 8 में से 5 गया 3, ये होगा 8 और 4 12 9, इतना तो आ गया 38 आ गया डियर स्टूडेंट। और f की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा 38/2, ये हो गया 19, तो f इज इक्वल टू आ गया 19। आपको पूछा हुआ था f ज्ञात कीजिए, f की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा आजकल प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये अथवा है, अथवा में आपने एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अभी किया, और ये अथवा में है तो या तो वो करना है या आपने ये करना है। माना एग्जाम में आपको दोनों आ गए तो जो ज़्यादा अच्छा आता है उसी को करिए, करना एक ही है, मार्क्स एक ही में मिलेंगे। माना आपने दोनों कर दे तो मार्क्स तो एग्जामिनर एक ही में देंगे और आपका समय बेवजह खराब होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, उसमें 3 तो लाल रंग की गेंद हैं और 5 काले रंग की गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला, यादृच्छा मतलब बिना देखे। जब वो बिना देखे आप बॉल निकालेंगे तो वो प्रायिकता का प्रश्न बन जाएगा, देख के नहीं निकालना, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं एट रैंडम, मतलब बिना देखे निकाली जाती है एक गेंद। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, अब प्रायिकता पूछ रहे हैं आपको कि गेंद लाल हो। थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं, यादृच्छा एक गेंद निकाली, बिना देखे हुए एक गेंद निकाली, प्रायिकता ज्ञात करिए कि वो लाल रंग की गेंद है। ये पहला पार्ट है। अब प्रायिकता ज्ञान कीजिए कि वो लाल रंग की नहीं है, ठीक हो गया। लाल रंग की नहीं है मतलब वो काले रंग की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। गेंद काली गेंद होने की प्रायिकता, गेंद काले रंग की है, गेंद काले रंग की है या गेंद लाल नहीं है, ठीक है। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, ठीक हो गया। अब आप देखो, थैले में पहले लिख लेना चाहिए, थैले में लाल गेंदों की, थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, थैले में काली गेंदों की संख्या बराबर 5, ठीक है। थैले में कुल
कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 + 5 = 8। ठीक हो गया, ये सारा डाटा आ गया, सारी सूचना आ गई। अब पहला वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, हमें लाल गेंद मिले, यादृच्छिक गेंद निकाली वो लाल रंग की, उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब इसको पहले आपको सूत्र भी लिखना चाहिए। अनुकूल संयोगों की संख्या, अनुकूल संयोगों की संख्या बटे कुल संयोगों की संख्या, कुल संयोगों की संख्या। ठीक है, अब आप देखो डियर स्टूडेंट, अनुकूल का क्या मतलब हुआ, अनुकूल संयोग का क्या मतलब हुआ? अनुकूल क्या है? जब लाल रंग की गेंद आनी चाहिए तो अनुकूल कितने हैं? 3 अनुकूल हो गए। और कुल संयोग कितने हो गए? 8। 8 में से 3, 8 गेंदों में से 3 गेंदें क्या हैं? लाल रंग की हैं, तो ये अनुकूल संयोग हो गए। तो बराबर 3/, कुल संयोगों की संख्या 8 गेंदें कुल उसमें हैं, तो 3/8। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 3/8। दूसरा है लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? काले रंग की है वो, तो काले रंग की क्या है? 5, काले रंग की गेंदों की संख्या 5 है, और कुल संयोग कितने हो गए? 8। ठीक है ना? तो लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/8। और इसको आप दूसरे हिसाब से भी कर सकते हैं, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपको मालूम है, कोई किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकता बराबर 1। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, दोनों को प्लस करके 1, ये तो होगा। या तो थैले में से लाल बॉल आएगी या नहीं आएगी, तो दूसरे रंग की आएगी। तो 3/8 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता 1। अब लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता आप निकालना चाहेंगे तो 3/8 वहाँ चला जाएगा, 1 - 3/8 तो हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता बराबर 1 - 3/8, और 1 - 3/8 करेंगे तो 5/8। तो जिस भी तरीके से चाहेंगे आप, एक तरीका इसका ये भी है। ठीक है, प्रायिकता बड़ी सरल है, कर लेना उसको। ठीक है, उससे भी बच्चों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और प्रायिकता से 11 नंबर के प्रश्न आते हैं, कर लेना, दोनों चैप्टर सरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदुओं 7, 3 व 4, 4 पर स्थित हैं। उनका विद्यालय 2, 2 बिंदु पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, तो राम और डेविड में से किसकी चाल अधिक होगी?
अब ये एक्चुअली जो बिंदु आप देख रहे हैं ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि इसमें निर्देशांक दिए हुए हैं। राम का घर इस बिंदु पे है, तो ये मैंने एक्सिस सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो 7 3 कहाँ पर होगा, पहले राम का घर दिखाइए। एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स निर्देशांक 7, वाई निर्देशांक 3, तो 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, और वाई है 3, तो इसमें से इसकी सीध में आया वो ऊपर, ये 3 की सीध में, तो आप देखो 3 की सीध यहाँ और 7 के ऊपर ये है राम का घर। राम, ये राम का घर है, ये है 7,3 पर। ये अंदाज से करना आपने, कोई एक्यूरेट नहीं। डेविड का घर है 4 4 पे। 4 4 कहाँ पर होगा, देखो 1 2 3 4, एक्स में भी 4 और वाई में भी 4, वाई में 4 कहाँ हुआ 1 2 3 4, तो इसके सीध में आ जाए ऊपर यहाँ, ये डेविड का घर है, और ऊपर थोड़ा सा ये डेविड का घर है, इसके सीध में ना थोड़ा और ऊपर, ये यहाँ पर है डेविड का घर, यहाँ डेविड का घर है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 4, ठीक है। और स्कूल कहाँ पर है, विद्यालय है 2 2 पर। 2 2 कहाँ पर होगा 1 2 और 2 2 1 2, तो विद्यालय यहाँ पर है, ये है 2 2 विद्यालय, स्कूल यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि डेविड अपने घर से विद्यालय चलता है, राम भी अपने घर से विद्यालय चलता है, एक ही समय पर चलते हैं। माना 9 बजे चलते हैं तो 9 बजे ये भी स्टार्ट किसने चलना, इसने भी किया। एक ही समय पर दोनों घर से चलते हैं और एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं। एक ही समय पर घर से चलते हैं राम भी और डेविड भी, और एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं। माना 9 बजे दोनों घर से चले अपने अपने घर से, और विद्यालय माना 9:30 पे पहुंच गए एक समय पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम और डेविड में से किसकी चाल अधिक तेज होगी, कौन तेजी से चला होगा। इसका मतलब दूरियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो मैं पहले दूरी निकाल देता हूं। देखो राम और डेविड के घर के बीच की दूरी ये है, सॉरी राम और विद्यालय के बीच की दूरी ये है, डेविड और उसके विद्यालय के बीच की दूरी ये है। तो मैं इस बिंदु को मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B, इसको मान लेता हूं C, ठीक है। तो अब आप देखो राम और विद्यालय के बीच की दूरी, राम के घर लिखना चाहिए, ज़्यादा करेक्ट ही है। राम के घर व उसके विद्यालय के बीच की दूरी, सीधी सीधी बात है डियर स्टूडेंट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है वो। राम का जो घर है उसका निर्देशांक है 7 3, विद्यालय का निर्देशांक है 2 2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो आप जान जाएंगे सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2, या ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x1 y1 x2 y2, x1 है 2, y1 है 2, x2 है 7, y2 है 3। तो कितना हो जाएगा आप देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2, ये है x2, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या मान रहा हूँ x1 y1, इस कोऑर्डिनेट को मैं मान रहा हूँ x2 y2, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 26 इकाई लिख देना चाहिए। मतलब राम के घर से, राम के घर व उसके विद्यालय की दूरी, राम के घर से स्कूल की दूरी, विद्यालय की दूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 26 इकाई। ठीक है, अब मैं डेविड का घर और विद्यालय के बीच की दूरी निकालता हूं। डेविड के घर से विद्यालय की दूरी, डेविड के घर से विद्यालय की दूरी कितना हो जाएगा, यहां पर निकाल लेता हूं। सूत्र तो यही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसको मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, डेविड का जो घर है उसका कोऑर्डिनेट है 4 4 और स्कूल का तो 2 2 है, तो इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको मैंने x2 y2 माना है। ठीक है, तो डेविड के घर से विद्यालय के दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, देखो 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 इकाई। अब ध्यान दीजिए किसका घर दूर है, राम के घर से विद्यालय की दूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 26, डेविड के घर से विद्यालय की दूरी है, डेविड के घर से विद्यालय की दूरी कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। किसका घर दूर है, राम का घर विद्यालय से दूर है, क्योंकि ज़्यादा है अरे कम है। अब ध्यान दीजिए दोनों एक ही समय पर घर से चल रहे हैं और स्कूल एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, और जबकि राम का घर दूर है, डेविड का घर नज़दीक है, तो ज़्यादा तेज कौन चला होगा, किसकी चाल ज़्यादा होगी। फिर से सुनिए, राम और डेविड एक साथ घर से चल रहे हैं एक समय पर और एक ही समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं, परंतु राम का घर विद्यालय से वर्गमूल 26 है और डेविड का घर विद्यालय से स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। मतलब राम का घर दूर है, डेविड का घर विद्यालय से नज़दीक है, और दोनों एक ही समय पर घर से विद्यालय के लिए चलते हैं और एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसका मतलब राम की स्पीड तेज होगी तभी तो पहुंचे एक ही समय पर। राम ने कम समय में ज़्यादा दूरी तय की, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो राम और डेविड में से किसकी चाल अधिक होगी, तो राम की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपने ऐसा निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उत्तर लिख देता हूँ, राम की चाल अधिक तेज होगी, ठीक है, क्योंकि वह कम समय में विद्यालय, उसने कम समय में ज़्यादा दूरी तय की। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए